जहां एक तरफ चाणक्य और राजकुमार पब्बत गुप्त रूप से बातचीत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मालकेतु पब्बत को ढूंढते हुए गुपचुप तरीके से उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य और पब्बत इस बढ़ते खतरे से एकदम अनजान थे। मालकेतु को दूर से ही उस कक्ष से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव उस कक्ष की तरफ बढ़ चला, जैसे कि उसने कोई षड्यंत्र सूंघ लिया हो। वो कक्ष के द्वार पे आ पहुंचा। उसने धीमे से द्वार को अंदर धकेला और बाहर से ही देखने की कोशिश करने लगा कि अंदर कौन है। मालकेतु ने ध्यान से अपनी दृष्टि उस पूरे कमरे में घुमाई तो देखा कि आचार्य चाणक्य उस कक्ष के मध्य में बैठे आंखें बंद किए मंत्रोच्चार कर रहे थे। मालकेतु ने एक बार फिर ध्यान से देखा, लेकिन उस कक्ष में चाणक्य के अलावा और कोई नहीं था। मालकेतु खुद में ही बोला, न जाने ऐसा क्यों लगा कि राजकुमार पब्बत भी यही थे, पर चाणक्य तो अकेला बैठा है। कुछ सोचकर मालकेतु ने वहां से जाना ही ठीक समझा। उसके जाने की आहट पाकर चाणक्य ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पब्बत को अपने पास बुलाया। पब्बत वहीं द्वार की आड़ लेकर छिपा था, जहां से मालकेतु भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। आचार्य चाणक्य की आवाज सुन वो तुरंत ही सामने आ गया। पब्बत बोला, आज एक बार फिर आपकी सतर्कता के कारण हम बच गए। आचार्य चाणक्य गंभीरता से बोले, यही सतर्कता अब तुम्हें भी धारण करनी होगी पब्बत, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए मार्ग और भी कठिन होने वाला है। जी आचार्य, पब्बत ने आत्मविश्वास के साथ कहा। जहां एक और पब्बत मगध के सम्राट बनने का सपना लिए तक्षशिला में था, वहीं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के राजमहल में राजा धनानंद की पत्नी पुत्र वियोग में उदास बैठी थी। अपनी संतान से दूर होने का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी एक दासी खाने की थाली लेकर वहां आई। दासी ने महारानी से विनती करते हुए कहा, महारानी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, मेरी माने तो कुछ खा लीजिए। दासी की बात सुनकर महारानी बेसुध से बोली, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम जाओ यहां से। महारानी की हालत देख वो दासी इतना तो समझ गई कि महारानी किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंतित है, लेकिन उनकी चिंता का कारण क्या था इसका अंदाजा उसे नहीं था। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए वो दासी बोली, क्षमा करें महारानी जी। महारानी जी, मैं आपके दुख का कारण तो नहीं जानती, हाँ पर इतना जरूर कहूंगी कि भोजन ना करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। इससे आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। उस दासी की बात सुनकर महारानी ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा, शायद नहीं हो। ये सुन वो दासी विनम्रता से बोली, जी महारानी, मेरा नाम मुरा है। आज तक मैं अन्य दासियों के साथ रसोई की व्यवस्था देखती थी, लेकिन महामंत्री जी ने आज कुछ फेरबदल किए हैं, इस कारण मैं आज से आपकी सेवा करूंगी। ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। महारानी अपने दुख में जैसे सुलगते हुए बोली। मुरा एक क्षण के लिए चुप हो गई और फिर हिम्मत जुटाते हुए बोली, महारानी जी, मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैं आपके दुख का कारण जान सकती हूँ? मुरा के ये पूछते ही महारानी की आंखों में आंसू छलक आए और वो बोली, मेरा पुत्र। महारानी के मुंह से इतना ही निकला और वो रोने लगी। उनके आंसू देखकर मुरा को याद आया कि उसने दासियों को कहते सुना था कि राजकुमार पब्बत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला चले गए हैं। उसे अब महारानी के दुख का कारण समझ आ गया और साथ में जैसे महारानी के आंसुओं ने मुरा के दुखती रग पे भी हाथ रख दिया था। अपने पुत्र से दूर होने का वियोग वो तो एक लंबे समय से झेल रही थी। उसने महारानी को सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, खुद को संभालिए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन अपनी संतान की खुशी
और सुरक्षा के लिए। कई बार हम माताओं को ऐसे त्याग करने पड़ते हैं जिनका दुख समय के साथ बढ़ता ही रहता है। मुरा के शब्दों में गहराई थी, जैसे कि वो अपने दुख को ही बता रही हो। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। महारानी ने अपने आंसुओं को संभालते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, तुम मेरी पीड़ा कभी नहीं समझ सकती। अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब मुरा की कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई और वो वहां से जाने लगी। लेकिन महारानी के दुख ने जैसे उसके घाव कुरेद दिए थे। वो मन में ही सोचते हुए बोली, महारानी जी, मैं आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने पुत्र के वियोग में कब से जल रही हूँ। न जाने मेरा चंद्रगुप्त कैसा होगा। पता नहीं वो लोग उसे अच्छे से खाना देते होंगे या नहीं। हे भोलेनाथ, उसकी रक्षा करना। अपने आंसुओं को संभालते हुए मुरा खाने की थाली को उठाकर कक्ष से बाहर चली गई। इधर तक्षशिला में अपनी मां के होने के सच से अनजान चंद्रगुप्त तलवारबाजी के अभ्यास के लिए सुकन्या की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन सुकन्या का कोई अता पता नहीं था। वो कुछ चिंतित सा खुद से ही बात करते हुए बोला, सुकन्या ने तो कहा था कि वो बाजार से सामान लेकर शीघ्र आ जाएगी, फिर इतना समय क्यों लगा दिया? चंद्रगुप्त अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सुकन्या के साथ के अन्य सेवक बाजार से सामान लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन सुकन्या उनके साथ नहीं थी। ये देख चंद्रगुप्त हैरान रह गया और उन सेवकों की तरफ बढ़ चला। वो उनके पास आया और एक सेवक से पूछा, सुकेतु कहाँ है? उसकी बात सुनकर वो सेवक बोला, हमें नहीं पता। वो बाजार तो हमारे साथ गया था, लेकिन न जाने रास्ते में कहाँ गायब हो गया। हमें लगा शायद वापस तक्षशिला आ गया हो। ये सुन चंद्रगुप्त अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी परेशानी को उन सेवकों के सामने उजागर नहीं होने दिया, लेकिन कुछ अनहोनी की आशंका में वो तुरंत ही तेज गति से तक्षशिला के बाजार की तरफ चल दिया। कुछ ही समय में चंद्रगुप्त तक्षशिला के बाजार पहुंच गया और सुकन्या को इधर उधर खोजने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो बाजार के आखिरी छोर पे पहुंचा, जहां उसे सुकन्या एक पतली सी गली से दूसरी तरफ जाते हुए देखी। सुकन्या को सही सलामत देख चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। उसने उसे आवाज देनी चाहिए, लेकिन ये क्या? चंद्रगुप्त कुछ देखकर सन्न रह गया। उसने देखा कि सुकन्या हाथ में कटार पकड़े और आंखों में ज्वालामुखी लिए दबे पांव एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी। उसके इरादे देखकर चंद्रगुप्त ये समझ चुका था कि वो उस व्यक्ति को मारना चाहती है, लेकिन क्यों? इधर इस बात से अनजान कि चंद्रगुप्त भी बाजार पहुंच चुका है, सुकेतु बनी सुकन्या दबे पांव उस व्यक्ति के पीछे चल रही थी, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार का पीछा कर रही हो। इधर उधर किसी को न देख सुकन्या ने उस व्यक्ति पे हमला करने का निश्चय किया और कटार पे अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो जैसे ही उस व्यक्ति पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या हैरानी में पीछे मुड़ी तो सामने चंद्रगुप्त था। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए सुकन्या दबी आवाज में बोली, चंद्रगुप्त छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे उस आदमी को मारना है, मैं आज उसे नहीं छोड़ने वाली। चंद्रगुप्त उसे समझाते हुए बोला, पागल मत बनो सुकन्या, सामने देखो। चंद्रगुप्त के कहने पर सुकन्या ने सामने देखा तो अब वो व्यक्ति अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके थे और वो एक साथ झुंड बनाकर एक तरफ चले जा रहे थे। सुकन्या उसे जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह लाल थी। उस व्यक्ति को ऐसे हाथ से निकलता देख उसके चेहरे पे मायूसी छा गई। इसी मायूसी में उसने अपने हाथ नीचे कर दिए। उसके हाथ कांपने लगे और कटार छूटकर नीचे गिर गई। चंद्रगुप्त उसकी हालत समझ रहा था। वो उसे संभालते हुए बोला, कौन था वो? मेरे माता पिता का हत्यारा। ये सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गया और बोला, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि ये वही था? ये सुनकर सुकन्या क्रोध और पीड़ा में उबलते हुए बोली, उसकी वो हैवानियत भरी आंखें मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। ये कहते कहते सुकन्या टूट कर रोने लगी। चंद्रगुप्त ने एक बार फिर उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा,
सही समय सुकन्या, सही समय। आज उसका दिन था, कल हमारा भी आएगा। आज उस पर वार कर तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठती। दुश्मन को मात देने के लिए केवल रोष ही आवश्यक नहीं है, उचित समय और उचित योजना का होना भी महत्वपूर्ण है। आज एक बात तो तय है कि वो इस बाजार में आता रहता है। अब हमें बस सही समय और स्थान तय करना है, जहाँ एक ही चोट में हम इनका सफाया कर सके। और तुम्हारे प्रतिशोध लेने का समय जल्दी ही आएगा। चंद्रगुप्त की बातों से सुकन्या के अंदर एक आस जगी। उसने चंद्रगुप्त की तरफ देखा तो चंद्रगुप्त के चेहरे पे आत्मविश्वास और आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। इधर तक्षशिला में गजानन के कक्ष में बैठे मालकेतु ने उनसे प्रश्न करते हुए कहा, क्या राजकुमार पब्बत का चाणक्य से कोई संबंध है? मालकेतु की बात सुन गजानन हैरान थे और गंभीर मुद्रा में बोले, संबंध? शत्रुता के अलावा और कौन सा संबंध हो सकता है? कुछ सोचते हुए मालकेतु बोला, आज मैं राजकुमार को ढूंढते हुए एक कक्ष तक पहुंच गया था। मुझे ऐसा लगा शायद वो चाणक्य से उस कक्ष में गुप्त रूप से मिल रहे हैं, लेकिन कक्ष में केवल चाणक्य था, राजकुमार नहीं दिखे। उसके बाद सुन गजानन बोले, और इस शंका का कारण? इससे पहले कि मालकेतु कोई उत्तर देता, उसे कक्ष की ओर किसी के आने का आभास हुआ और उसने आगे कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। मालकेतु का संदेह सही निकला। अगले ही पल राजहंस लंगड़ाते हुए कक्ष के अंदर आया। उसने आचार्य को नमन किया। उसकी दुर्दशा देख गजानन ने चिंता भरे स्वर में कहा, कहाँ थे तुम राजहंस? आखिर तुमने मगध से वापस आने में इतना समय क्यों लगा दिया? राजहंस ने कुछ कहने से पहले मालकेतु की ओर देखा। यह देखा आचार्य गजानन बोले, ये मालकेतु है, मेरा नया सेवक। इससे कुछ भी छिपा नहीं है, तुम खुल के बोल सकते हो। राजहंस ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, आपसे क्या कहूँ आचार्य, मैं जब से इस चाणक्य के चक्कर में पड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि चाणक्य नाम की 7.5 शुरू हो गई है। उसकी बात सुन गजानन बोले, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो। राजहंस ने हाथ जोड़ लिया और बोला, चाणक्य को तो जैसे मगध की मिट्टी निकल गई, ना उसके आने का पता चला और ना ही जाने का। उल्टा मुझे गलत सूचना देने के लिए बंदी बना लिया गया। तो आपकी कृपा है कि आपके नाम पर मुझे महामंत्री अमात्य ने छोड़ दिया। तभी मालकेतु ने प्रश्न करते हुए कहा, तक्षशिला लौटने में इतनी देरी क्यों हुई? राजहंस को मालकेतु का ऐसे बीच में टोकना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए गजानन की तरफ देखकर कहा, मैं गांधार राज्य के कुछ लोगों के साथ वापस लौट रहा था कि तभी हमारे खेमे पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कई लोग मारे गए, बस 2-3 लोग ही भागने में सफल हुए, जिनमें से एक मैं था। उसके बाद राजहंस ने अपना घाव दिखाते हुए कहा, ये सौगात उन्हीं डाकुओं की देन है, बस किसी तरह से प्राण बच गए। ऐसा कहते कहते राजहंस के आंसू बहने लगे। उसके घाव को देख गजानन बोले, तुम औषधालय में जाकर इसका उपचार करवाओ। अब चाणक्य के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य नाम की बीमारी का इलाज यहीं तक्षशिला में ही होगा। राजहंस ने आचार्य को प्रणाम किया और लंगड़ाते हुए बाहर की ओर जाने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर गजानन ने उसकी बातों पर भरोसा जो कर लिया था, लेकिन उनके नए सेवक को देख उसे कुछ सही नहीं लगा। पर अभी के लिए उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। राजहंस के निकलते ही मालकेतु ने गजानन से प्रश्न करते हुए कहा, आचार्य, क्या आपको इसके तक्षशिला लौटने की कहानी पर भरोसा है? आचार्य ने आंख उठाकर मालकेतु को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी शंकाओं से भरी इस प्रश्न श्रृंखला का उत्तर देना मुझे आवश्यक नहीं लगता, पर अगर तुम्हें राजहंस की बात पर भरोसा नहीं है तो प्रमाण प्रस्तुत कर दो। आचार्य की बात मालकेतु को थोड़ा खटकी, लेकिन वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, अवश्य आचार्य,
और कुछ सोचते हुए कक्ष से बाहर चला गया। अब मालकेतु तक्षशिला में घूमते हुए वहां की हर एक चीज को बड़ी बारीकी से परख रहा था। उसकी दृष्टि वहां होने वाले हर तरह के कार्यकलापों पर थी। तभी घूमते घूमते वो उस जगह पहुंचा जहां पर तक्षशिला के छात्रों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सभी छात्र गोल घेरा बनाकर मैदान में खड़े थे। उस घेरे के बीचों बीच 2 तलवारें और ढाल रखी हुई थी। तभी आचार्य श्वेतांक ने चंद्रगुप्त और वीरसेन को बुला तलवारबाजी करने का आदेश दिया। आचार्य के कहने पर दोनों घेरे के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। दोनों तलवार उठाने के लिए आगे बढ़े कि तभी वीरसेन ने अपनी तलवार उठाते हुए दबी आवाज में चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हें आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा तलवार चलाना तो दूर, तलवार उठाना भी भूल जाओगे। चंद्रगुप्त ने वीरसेन की बात का जवाब देना उचित नहीं समझा। दोनों अपनी अपनी तलवार उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। आचार्य के इशारे पर दोनों ने तलवारबाजी शुरू कर दी। दोनों ही एक कुशल सैनिक की तरह लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त वीरसेन पे भारी पड़ने लगा और अंत में उसने वीरसेन पे एक तेज वार किया। वार के प्रभाव से वीरसेन जमीन पे गिर गया और चंद्रगुप्त की तलवार उसकी गर्दन पे आके रुक गई। ये देख जहां वीरसेन के मित्र क्रोध में चंद्रगुप्त को आंखें दिखा रहे थे, वहीं अन्य छात्र ताली बजाने लगे। दूर खड़ा मालकेतु भी चंद्रगुप्त के युद्ध कौशल को देख उससे प्रभावित था। उसके मन में ये सवाल उठा, भला ये कौन हो सकता है? पास जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर मालकेतु मैदान की तरफ बढ़ने लगा। जहां तालियों की आवाज सुनकर चंद्रगुप्त का चेहरा खिल गया, वहीं वीरसेन क्रोध से लाल हो चुका था। उसने चुपके से दोनों हाथों में मिट्टी उठा ली थी। जैसे ही चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार वीरसेन की गर्दन से हटाई, उसने मौका मिलते ही हाथों में दबाई मिट्टी चंद्रगुप्त की आंखों में उड़ेल दी। अचानक हुए इस हमले से चंद्रगुप्त संभल नहीं पाया और 2-4 कदम पीछे हट गया। उसकी ऐसी हालत देख वीरसेन के मित्र उस पर हंसने लगे। वीरसेन उठा और चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए उसने चंद्रगुप्त को देखा तो वो अपनी आंखें मसल रहा था। वीरसेन बोला, चंद्रगुप्त अब संभालो मेरा वार। वीरसेन का ये षड्यंत्र देख आचार्य चिल्लाए, वीरसेन रुको, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। लेकिन तब तक वीरसेन ने तलवार से अपना वार कर दिया था। आंखों में मिट्टी होने के बावजूद चंद्रगुप्त ने किसी तरह उसके वार को संभाला कि तभी आचार्य ढाल लिए उन दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने वीरसेन के अगले वार को निष्क्रिय कर दिया और अपनी आवाज बुलंद करते हुए बोले, बस करो वीरसेन, अब अगर एक और वार हुआ तो तुम्हारा निष्कासन तय है। आचार्य की बात सुन वीरसेन हाथ में तलवार लिए बस दांत पीसता रह गया। आचार्य ने चंद्रगुप्त को विजयी घोषित किया और वीरसेन को दंड देते हुए पूरे दिन लकड़ी काटने की सजा सुनाई। ताली बजा रहे छात्रों ने चंद्रगुप्त को हवा में उठा लिया कि तभी मालकेतु ने उसे और करीब से देखा। उसे देख मालकेतु का मस्तिष्क हिलोरे खाने लगा और वो चंद्रगुप्त पर बारीकी से नजर गड़ाए मन ही मन बोला, ये चेहरा तो किसी से मेल खाता है, लेकिन किससे याद नहीं आ रहा। क्या मालकेतु चंद्रगुप्त और मुरा के संबंध का सच जान पाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।